नमस्कार दोस्तों, मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से अपने YouTube चैनल जीएस आचार्य पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं आपके सामने, और यह टॉपिक है बिहार में ऊर्जा संसाधन। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। एक रोड मैप बना लेते हैं और उसके बाद बिंदुवार क्रम से आगे बढ़ेंगे। बिहार में ऊर्जा संसाधन। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है उसको हम एक रोड मैप बना लेते हैं। तो पहला बिंदु देखना है हमें साधन या स्रोत। फिर दूसरा बिंदु है हमारा बिहार में स्थिति। और तीसरा बिंदु है हमारा प्रमुख तापगृह। चौथा बिंदु है हमारा जल विद्युत परियोजना। अगला बिंदु है हमारा, यहाँ देख लेते हैं, संबंधित योजनाएं। और प्रमुख संस्थाएं। अब इसको भी हम कुछ वर्गीकरण करके देख लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी होगा। साधन और स्रोत के बारे में तो आप जानते होंगे। यह एक बेसिक जानकारी है कि दो प्रकार के ऊर्जा के साधन पाए जाते हैं। एक है पारंपरिक और दूसरा है गैर पारंपरिक। और इसी का दूसरा नाम भी है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उसी तरह से बिहार की स्थिति में हम दो बिंदु देखेंगे। एक तो बिहार के स्तर पे हम जाएंगे और दूसरा है जिलावार। जिस प्रकार से हम पर्यावरण टॉपिक को पढ़े थे उसी तरह से इसको भी देखेंगे। उसके बाद जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत दो वर्गीकरण हैं, एक तो ओल्ड और एक है कुछ न्यू। और योजनाओं के अंतर्गत भी दो वर्गीकरण हैं, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम, यानी बिहार गवर्नमेंट की। तो अब आइए हम एक एक बिंदु को क्रमबद्ध देखते हैं। पहला बिंदु है हमारा साधन या स्रोत, ठीक है। और इसमें हमने आपको बताया कि इसके साधन और स्रोत के दो प्रकार हैं। ए है पारंपरिक और बी है गैर पारंपरिक, ठीक है। तो पारंपरिक के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। तो कुछ उदाहरण हैं इसके, जैसे है कोयला, पेट्रोलियम, ETC। और गैर पारंपरिक के उदाहरण कुछ है, उसको हम देख लेते हैं। तो एक है सोलर एनर्जी, जिसे हिंदी में हम सौर ऊर्जा करते हैं, और फिर है विंड एनर्जी, अदर यानी सौर ऊर्जा
और पवन ऊर्जा। तो पारंपरिक और गैर पारंपरिक के बारे में आपको हम थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। पारंपरिक ऊर्जा वह है जिसकी भविष्य में उपलब्धता जो है वो सीमित है, जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा वह है जो असमाप्य है, यानी भविष्य में उसकी उपलब्धता हमेशा के लिए सुनिश्चित की जा सकती है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है, मूल अंतर यही है, और उनकी उपलब्धता के आधार पर भविष्य में हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो कोयला है या पेट्रोलियम है उसकी सीमित मात्रा है, और जैसा वैज्ञानिकों का या विद्वानों का अनुमान है कि भविष्य में इसका एक निश्चित मात्रा है और ये समाप्त हो जाएगा, तब हमें ऊर्जा के दूसरे विकल्पों पर जाना होगा। तो उसी कारण अभी से ही हम नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं और उस पर काम चल रहा है। तो उसमें से हम जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, तो अब बिहार से संबंधित जो इन साधन स्रोत के बारे में है, एक सामान्य जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। तो आप बिंदुवार देखें। तो पहला है कि बिहार में जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी उपलब्धता या तो एक तो अभी 100% ज्ञात नहीं है, और जो कुछ भी ज्ञात है वो हम यूज के स्तर पे नहीं है। जैसे आप देखिएगा कि कहलगांव में कोयला का भंडार पाया गया है, लेकिन उसकी माइनिंग अभी नहीं हो रही है, और कोयला का जो भंडार मिला भी है वो बहुत ही सीमित मात्रा है। अदर स्टेट की तुलना में किया जाए तो बहुत ही सीमित मात्रा है। तो उसी प्रकार से अब पेट्रोलियम की अभी संभावनाएं ही ज्ञात की जा रही है कि इन जिलों में संभवतः पेट्रोलियम मिल सकता है। जैसे ONGC कुछ जिलों को सर्वे कर रही है, उसमें है बक्सर, समस्तीपुर। तो हम एक एक बिंदु को देखते हैं। तो पहला है कि बिहार में कोयले का भंडार, तो ज्ञात जो भंडार अभी तक है वो 3.64 मिलियन टन है। और यह किन क्षेत्रों में है कोयला का भंडार? तो एक तो भागलपुर, दूसरा जमुई आदि, कुछ चंपारण में भी संभवतः है। उसके बाद पेट्रोलियम जो है ONGC के द्वारा सर्वे किया जा रहा है, और जिन जिलों का सर्वे किया जा रहा है शायद भविष्य में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी इस बार में ही जमुई में सोने का भंडार का अनुमान लगाया गया था और उस पर BPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाए तो पेट्रोलियम का सर्वे जो जिन जिलों में चल रहा है ONGC के द्वारा, पेट्रोलियम का अनुमानित क्षेत्र, हम अनुमानित यहाँ लिख रहे हैं, अनुमानित क्षेत्र जो है उसमें है बक्सर, समस्तीपुर आदि, शायद पूर्णिया भी है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो बक्सर, समस्तीपुर और शायद पूर्णिया भी है। तो ये हो गया। अब हम, ये तो रहा पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। अब हम गैर पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं उन पे बात करेंगे बिहार में। तो विंड एनर्जी जो है उसके लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि किस जिले में हमें अधिक लाभ होगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट जब लगाया जाता है तो उसकी एक आर्थिक लागत होती है। तो उस पर भी ध्यान रख के कोई प्रोजेक्ट संचालित किया जाता है कि क्या यह अब आर्थिक लागत के हिसाब से लाभदायक है। तो उस हिसाब से अभी कहीं पे विंड एनर्जी का एक दो जिलों में जो सर्वे चल रहा है
उसको हम देख लेते हैं। तो पवन ऊर्जा हेतु अनुमान सर्वे, पवन ऊर्जा हेतु सर्वे, और यह है जमुई बांका। चूंकि पवन ऊर्जा का उत्पादन हेतु हवाओं की तेज गति की आवश्यकता होती है, और यह हवाएं बिहार में कहाँ पर मिलेगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन हो, तो यह एक सर्वे का कार्य चल रहा है इन जिलों में। अब हम आगे देखते हैं कि सोलर एनर्जी पर काम चल रहा है, और सोलर एनर्जी की तरह सोलर एनर्जी के ही अंतर्गत अभी हाल ही में बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा है, और वह लगा है दरभंगा जिले में। तो आप ये करंट से जुड़ी जानकारी है, आप इसे नोट भी कर लें कि बिहार का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। और जगह पे भी काम चल रहा है, और प्रकार से भी काम चल रहा है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। उसके आगे एटॉमिक एनर्जी, जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, उसमें रजौली में एक प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। तो एटॉमिक एनर्जी, परमाणविक ऊर्जा की स्थापना हेतु रजौली नवादा में एक जगह चिन्हित की गई है, और यहाँ पे भविष्य में बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हो सकता है। अब हम यह जान लें कि बिहार में जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उसमें किस ऊर्जा स्रोत की अधिक संभावना है। तो बिहार चूंकि एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए अवशिष्ट पदार्थों से बनने वाला बायोमास एनर्जी की संभावना वहाँ ज़्यादा दिख रही है। तो आप एक पॉइंट यह भी नोट कर लीजिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे एक बार प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की संभावना अधिक है, तो उसमें ऑप्शन था, जो सही ऑप्शन था वो हम आपसे बता रहे हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है उनकी संभावना अधिक है। तो आपसे संभावना पर भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ बताना चाहेंगे कि बायोमास एनर्जी का बिहार में संभावना गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत अधिक है। तो बायोमास ऊर्जा की संभावना बिहार में अधिक है, और बायोमास एनर्जी से संबंधित एक प्लांट पटना में स्थापित है, और वह वहाँ धान की भूसी से एनर्जी जनरेट किया जा रहा है। तो आप कहीं नोट करके लिख लें कि पटना में धान की भूसी आधारित पहला प्लांट स्थापित है, फर्स्ट प्लांट स्थापित है। तो यह हमारी पहला बिंदु कंप्लीट हुआ, जिसमें हम साधन स्रोत के बारे में जाने बिहार में। अब आगे हम ऊर्जा की क्या स्थिति है बिहार में उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो स्थिति, दूसरा बिंदु है स्थिति। अब इसके अंतर्गत हम पहला अपना ए पॉइंट बनाएंगे, और इसमें हम पहले बिहार की स्थिति देखेंगे। ठीक है, बिहार की स्थिति। तो बिहार की स्थिति में पहले हम जानेंगे कि
बिहार का कुल उत्पादन क्षमता कितना है। तो यह जो डाटा है, पहले तो ये हम आपको बता दें कि वर्ष 19-20 के आंकड़ों पर आधारित है। तो आप याद रखिएगा, अगर प्रश्न में स्पेसिफिक जिक्र इसका हो तो ठीक है, या वर्तमान करके पूछा जाए तब ठीक है। अगर पीछे का पूछ लिया जाए कि 14-15 या वित्तीय वर्ष कुछ और दिया हो, तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपना आंसर बनाइएगा। तो हम इसीलिए यहाँ पर आपको ये बता दें कि हम जो बताने जा रहे हैं वह वित्तीय वर्ष 19-20 पे आधारित ये आंकड़े होंगे। ठीक है, तो अब आगे हम जानते हैं कि ऊर्जा की बिहार में स्थिति क्या है। तो पहला हम जानेंगे कुल उत्पादन क्षमता बिहार का कितना है। तो कुल उत्पादन क्षमता वह है 6422 मेगावाट। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं कि बिहार में जो विद्युत की मांग है, इसी वित्तीय वर्ष के आंकड़े हैं, हम ध्यान रखिएगा, वर्ष 19-20 का, वह कितनी है। तो कुल मांग कितना है। तो कुल विद्युत की मांग वह है 5995 मेगावाट। तो बिहार में कुल विद्युत की मांग जो है वो कितना है, 5995 मेगावाट। अब हम यह बता दें यहाँ पर आपको कि अभी माने ये इस वित्तीय वर्ष के पहले बिहार जो है विद्युत रूप से घाटा, विद्युत आपूर्ति के रूप में घाटा वाला प्रदेश था। अब कहिएगा घाटा क्या होता है। घाटा का मतलब कि जितना मांग है उससे हम कम आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में यह घाटा लगभग 0 के बराबर पहुंच गया है। तो आप कहीं नोट कर लीजिए कि विद्युत आपूर्ति के मामले में, विद्युत आपूर्ति के मामले में दो सिचुएशन बनते हैं, एक होता है सरप्लस और एक सिचुएशन होता है डेफिसिट। तो बिहार अभी सरप्लस की स्थिति में नहीं पहुंचा है। इसका अर्थ आप यह मत लगा लीजिएगा कि नहीं बिहार सरप्लस की स्थिति में। आप सोच रहे होंगे कि ये क्षमता जो है, तो ये क्षमता जो है माने इतना उत्पादन करेगा, लेकिन अभी कर हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के टेक्निकल वर्ड है, आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप अपने से गेस कर लीजिए कि उत्पादन तो ज़्यादा हो रहा है, मांग कम ही है, तो सरप्लस हो गया। दो सिचुएशन होते हैं, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस वह होता है जब आपकी मांग जितनी है उससे आप अधिक उत्पादन कर रहे हैं वर्तमान में। एक होता है भविष्य में कि इतनी आपकी क्षमता है। क्षमता माने क्या है, एक आदमी कार्य करने की इतनी, आप पढ़ते होंगे एक मैथमेटिक्स होता है कार्य करने की दर, तो उसी को हम क्षमता कहते हैं। तो क्षमता इतना है, तो एक है क्षमता और एक है कि आप इतना कर रहे हैं। तो कर रहे हैं उस वो है, उसको हम डाटा अभी बताएंगे कितना कर रहा है। तो विद्युत आपूर्ति के मामले में बिहार जो है अभी 0 डेफिसिट है, माने सरप्लस स्थिति में नहीं गया है। तो विद्युत आपूर्ति के मामले में बिहार की स्थिति क्या है, बिहार की स्थिति लगभग 0 हो गया है। क्या बिहार की स्थिति विद्युत डेफिसिट में, विद्युत डेफिसिट में 0 है। ठीक है, अब आगे हम जान लेते हैं कि विद्युत की मांग 5995 मेगावाट है, तो आपूर्ति कितनी हो रही है, आइए देखते हैं। तो बिहार में विद्युत की आपूर्ति हो रही है 5932 मेगावाट। ठीक है, मांग कितनी थी 5995, आपूर्ति हो रही है 5932, तो थोड़ा सा अंतर रह गया है। तो लगभग हम डेफिसिट से 0 की स्थिति में पहुंच गए हैं, डेफिसिट से। अब हम आगे देखते हैं कि
जो बिहार में विद्युत उत्पादन हो रहा है उसमें किन ऊर्जा का क्रम वाइज ज़्यादा या कम योगदान है। तो आइए देखते हैं कि जो बिहार में ऊर्जा उत्पादित हो रहा है उसमें सबसे अधिक कौन है, उसके बाद कौन है। तो साधन के आधार पर, इसे हम साधन के आधार पर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन है। तो बिहार में सबसे अधिक जिस ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वह ताप विद्युत है। और ताप विद्युत कैसे निर्माण होता है, कोयले से। फिर उसके बाद है जल विद्युत, ठीक है, और तब है नवीकरणीय ऊर्जा। तो बिहार में सबसे अधिक जिस साधन से विद्युत उत्पादित हो रहा है वह है ताप विद्युत, उसके बाद है जल विद्युत और उसके बाद है नवीकरणीय ऊर्जा। उसके बाद हम स्वामित्व के आधार पर भी देख लेते हैं कि बिहार में किन क्षेत्रों का अधिक योगदान है विद्युत उत्पादन में, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर बिहार में सबसे ज़्यादा योगदान केंद्र का है, यानी केंद्र की जो एजेंसियां हैं बिहार में अधिक बिजली उत्पादित कर रही है, जैसे एनटीपीसी, आप जानते होंगे इसके बारे में। उसके बाद दूसरा स्थान है निजी क्षेत्रों का, ठीक है, जैसे नवीन नगर और बक्सर का जो प्लांट है उस हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी है। अब आगे हम देखते हैं, तो उसके बाद है राज्य की, यानी खुद बिहार राज्य जो है, राज्य भी अपनी इकाइयाँ निर्माण करता है। जैसे कुछ दिन पहले तक काटी और बरौनी का जो इकाई था वो बिहार स्टेट की यूनिट थी, किंतु अभी हाल ही में 1-2 वर्ष पहले की घटना है, बिहार राज्य ने इसको एनटीपीसी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब वो केंद्र की इकाइयाँ हैं। तो राज्य भी कुछ इकाइयों का स्वामित्व रखता है, किंतु अभी जो है स्थिति देखने को मिलता है उसमें बिहार में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक योगदान केंद्र का है, उसके बाद निजी सेक्टर का है और फिर बिहार स्टेट का स्वयं है। और साधन के स्तर पे ताप विद्युत का है, फिर जल विद्युत का है, फिर नवीकरणीय ऊर्जा का है। तो अब आगे हम एक पॉइंट और जान लेते हैं कि बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितना है। और यह जो आंकड़ा है इस आधार पे किसी भी स्टेट का विकास या प्रगति का मापदंड होता है, उस आधार पे उस स्टेट की आर्थिक विकास का ये मापक बिंदु होता है और वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को भी यह बताता है। तो हम जान लेते हैं बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है वह है 350 मेगावाट पर ईयर, ठीक है, सॉरी 350 यूनिट आप लिख लीजिए, 350 यूनिट प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है वह 350 यूनिट है। अब यहीं पर आप बिहार की आर्थिक विकास किस स्तर के है वो आप तुलना करना चाहें तो राष्ट्र का आंकड़ा जान लीजिए कि भारत देश में प्रति व्यक्ति कितना है ऊर्जा खपत। तो इंडिया लेवल पर सेम डाटा जो है वह है 1208 यूनिट। अब आप तुलना करके देख सकते हैं कि हमारी स्थिति कहाँ है बिहार राज्य का। अब आगे इसके बारे में और 1-2 जानकारी हम जानते हैं कि बिहार की स्थिति ऊर्जा में कहाँ है। अभी जो टोटल उत्पादन होता है और उसमें जो मांग है, मांग कई क्षेत्रों में होता है, जैसे आप जान सकते हैं एक घरेलू मांग होता है, फिर औद्योगिक क्षेत्र का मांग होता है विद्युत का। तो उस आधार पे भी किसी राज्य या देश की प्रगति का आकलन किया जा सकता है कि भाई यह राज्य जो है कितना औद्योगिक है। और आप जानते होंगे कि अभी जो 21वीं सदी है वो औद्योगिक समाज की है और इसमें वही राष्ट्र या राज्य या व्यक्ति कोई भी उन्नत या अधिक प्रगतिशील माना जाता है जो आर्थिक विकास के स्तर पे आगे हो और उसके लिए चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बिहार में
जो ऊर्जा की मांग है, ये दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा घरेलू क्षेत्र के द्वारा होती है। तो आप यह लिख लीजिए कि बिहार में मांग जो है सर्वाधिक, मांग सर्वाधिक घरेलू, सर्वाधिक मांग सर्वाधिक घरेलू क्षेत्र के द्वारा। ठीक है, घरेलू क्षेत्र का मतलब जो हम और आप यूज करते हैं अपने घरों में। ठीक है, तो जब हम और आप यूज करेंगे उससे प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर वो सर्किल इकोनॉमी वाला चल देगी कि फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगा, राज्य जो है उसका रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा या कम जनरेट होगा, और फिर इसी तरह से एक वो सर्किल जो चलती है औद्योगिक विकास क्रम का, वो हम पीछे छूट जाएंगे, वो टूट जाएगा। ठीक है, अब एक और आंकड़ा हम देखते हैं, आइए। चूंकि यह प्रीलिम्स का बैच है और आप जैसा कि जानते ही होंगे कि प्रीलिम्स में सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फैक्ट बेस्ड ही होते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते होंगे तो आप घबराइए मत कि इतना फैक्ट क्यों आ रहा है, इसे बार बार आप देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा और ये चीज़ें आपकी अस्थाई मेमोरी में जाती रहेंगी और ये आपको एग्ज़ाम में लाभ की स्थिति में पहुंचाएगी। अब हम आगे देखते हैं एक और इन्फॉर्मेशन कि पिछले 4 वर्षों में, लास्ट 4 ईयर्स में बिजली उत्पादन में बिहार ने लगभग 45% की वृद्धि हासिल की है। ठीक है, सॉरी, बिजली खपत में, बिजली उत्पादन नहीं, खपत में। तो बिजली खपत में 4 वर्षों में 45% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा डाटा है, उसे भी आप नोट कर लीजिए कि बिहार में, आप पढ़िएगा इस चैप्टर को, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक उन्हीं डाटा या उन्हीं फैक्ट्स को लिया जाए जो एग्ज़ाम के व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। और आप बाकी चीज़ों के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप स्वयं से भी देख सकते हैं, किताबें आपके पास होती ही होंगी। मेरा टारगेट यही रहता है कि आपको कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक आउटपुट मिले। तो हम बहुत सारे फैक्ट को छोड़ भी देते हैं जो हमें अपने व्यू से लगता है कि ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, इसकी पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन जिसकी संभावना रहती है हम उसे ज़रूर शामिल करते हैं। ये हमारी विशेषता है। तो अब एक और फैक्ट देख लेते हैं। उत्पादन क्षमता हर एक साल बढ़ रही है, हर एक साल कुछ ना कुछ ऐड होता है। तो उसमें हम साधन और स्रोत के अनुसार देखें कि किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि की है उत्पादन क्षमता में। जो टोटल उत्पादन बढ़ रहा है उसमें किस क्षेत्र का योगदान अधिक है। जैसे आप जीडीपी पढ़ते होंगे तो जीडीपी में होता है ना कि प्राथमिक क्षेत्र ने ज़्यादा योगदान किया कि द्वितीय क्षेत्र ने ज़्यादा योगदान किया या तृतीय क्षेत्र ने। तो उसी तरह से जब कुल पैकेज में, कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता वृद्धि में अगर हम विभिन्न स्रोतों का, ताप, जल विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा को देखें, जिस तरह से हमने देखा कि किनका योगदान अधिक है, ताप का है, जल विद्युत का है या नवीकरणीय ऊर्जा का, उसी आधार पे वृद्धि दर देखा जाए तो उसमें हम देखेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलता है नवीकरणीय ऊर्जा में। तो उत्पादन क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि नवीकरणीय प्रकार की ऊर्जा में देखने को मिलती है। ठीक है, उत्पादन क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यह हमारा बिहार स्थिति को हम देख रहे हैं और उसमें हम बिहार की स्थिति को देख लिए। अब आगे हम देखेंगे जिलावार स्थिति। तो आइए हम देखते हैं जिलावार स्थिति।
जिलावार स्थिति, और यहाँ पर हम डाल दें पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ 2 होगा। हम पहला बिंदु के अंतर्गत देखे थे साधन एवं स्रोत, दूसरा बिंदु देख रहे हैं स्थिति, और स्थिति के अंतर्गत ए हमने देखा बिहार की स्थिति, और बी में हम देख रहे हैं जिलावार स्थिति। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विद्युत खपत में जिला वाइज जो है कौन 3 अग्रणी जिले हैं। ठीक है, तो विद्युत खपत में शीर्ष 3 जिले कौन है। तो पहला पॉइंट है विद्युत खपत में शीर्ष जिले, जिलों का क्रम, शीर्ष जिलों का क्रम। ठीक है, तो आप यहां से रख लीजिए। तो पहला स्थान है इसमें पटना का। ठीक है, दूसरा स्थान है गया का। ठीक है, इसको रुकिए पॉइंट वाइज ले लेते हैं। तो पहला स्थान पटना, दूसरा है गया, और तीसरा है मुजफ्फरपुर। तो आपके एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। आप इतना याद रखिएगा कि विद्युत खपत में जो अग्रणी जिले हैं उनमें पहला क्रम है पटना का, दूसरा है गया का, और तीसरा है मुजफ्फरपुर का। अब इसी प्रकार से विद्युत खपत में जो निम्न जिले हैं, यानी सबसे कम विद्युत खपत वाले जो 3 जिले हैं, उसका क्रम भी हम देख लेते हैं। विद्युत खपत सबसे कम, तो उसमें पहला स्थान है शिवहर जिला का, शिवहर का। दूसरा स्थान है अरवल का, तीसरा है शेखपुरा का। जिलावार स्थिति हम देख रहे हैं, और उसमें हमने देखा कि विद्युत खपत में जो शीर्ष जिले हैं उनमें पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान पे कौन जिले हैं। तो पहला स्थान पे है पटना, दूसरा स्थान पे है गया, तीसरे स्थान पे है मुजफ्फरपुर। और उसी प्रकार हमने देखा कि सबसे कम विद्युत खपत कहाँ होता है, तो उसमें पहले स्थान पे है शिवहर, दूसरे स्थान पे है अरवल, तीसरे स्थान पे है शेखपुरा। ठीक है, आप इसे अच्छा से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें इस टॉपिक से सर्वाधिक संभावना है कि यही से क्वेश्चन बनाया जाए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एक और बिंदु जिलावार स्थिति में। तो हमने अभी देखा कि अग्रणी जिले कौन है और उसमें पिछड़े हुए जिले कौन है। अब हमें यह देखना है कि पिछले वर्षों की तुलना में खपत में वृद्धि दर, इसे दर कहेंगे वृद्धि दर, तो उसमें किन जिलों ने स्थान बनाया है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष अपने खपत में तेजी से वृद्धि किया है। ठीक है, तो उन जिलों को हम देखेंगे कि सर्वाधिक वृद्धि विद्युत खपत में, विद्युत खपत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले, वृद्धि दर वाले जिले। तो इसमें पहला स्थान है बक्सर का। ठीक है, हम देख रहे हैं वृद्धि दर, यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खपत में जिसकी सर्वाधिक वृद्धि रही है, तो उसे हम देखेंगे, और उसमें पहला स्थान है बक्सर का, दूसरा है अरवल का, और तीसरा है अररिया का। ठीक है, तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले जो है ये कैसे निकाला जाता है, आपने टोटल पिछले वर्ष कितना कंज्यूम किया
और इस वर्ष कितना कंज्यूम आपने किया और दोनों के बीच का अंतर क्या है, और पिछले वर्ष से जिसे हम परसेंटेज निकालते हैं और उसमें जो दर आता है उस आधार पर जिलों की रैंकिंग की जाती है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जो जिला रहा है उसमें बक्सर पहला है, पहले क्रम पे, दूसरा है अरवल और तीसरा है अररिया। ठीक है, अब आगे हम एक जानकारी यह भी रख लें कि इन्हीं वर्षों में यानी 19-20 का जो आंकड़ा प्रस्तुत हम कर रहे हैं, एक ऐसा भी जिला है जहां कमी देखने को मिला है और दुर्भाग्य है कि वो हमारा राजधानी पटना है। तो एक आंकड़ा यह भी है कि कमी जहां देखने को मिली है वह है पटना। ठीक है, और लगभग यह कमी रही है 5%। विद्युत खपत में जहां कमी देखने को मिली है जिस डिस्ट्रिक्ट में, वह डिस्ट्रिक्ट है पटना डिस्ट्रिक्ट, और यह बिहार की राजधानी भी है, और वो कमी लगभग 5% की है। और उसका कारण भी हम आपको बता दें, उसका कारण ये रहा है कि जो पटना बिहार में जो कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें से एक प्रमुख क्षेत्र पटना है, और कोविड के कारण उन औद्योगिक क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। और आप जानते ही होंगे कि कोरोना के कारण कितना उद्योग प्रभावित हुए। इन वजहों से जो औद्योगिक मांग थी पटना में वो घट गई और इस कारण यहाँ खपत कम देखने को मिला है। तो यह हमारा इस टॉपिक का पहला वीडियो कंप्लीट होता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के बिंदुओं के साथ। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।